बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। हमारा आज का टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल। इसको डील करता है सेक्शन 21 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। इसके अंदर बेसिकली ये चीज़ गिवन है कि यहाँ पर वो कैटेगराइज कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए हैं कि किसी भी सिचुएशन में स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट उनकी प्रोवाइड नहीं की जाएगी बाय द कोर्ट। जो पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा सेक्शन 12, वो कैटेगरी थी कि जहां पर कॉन्ट्रैक्ट्स गिवन है जो कि स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल हैं, यानी अगर कोर्ट चाहे तो उनके अंदर स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट वो किसी भी पार्टी को ग्रांट कर सकती है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं 21 सेक्शन में, इसके अंदर वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि कोर्ट लाजमी तौर पर रिफ्यूज करेगी। आप ये कह सकते हैं कि ये वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कि जिनके अंदर कोर्ट अपनी डिस्क्रेशनरी पावर्स यूज करते हुए भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उनको अवॉर्ड नहीं करेगी, क्योंकि लॉ ने हमें ये सिचुएशंस बता दी हैं। जो कंडीशंस हमने पहले पढ़ी थी सेक्शन 12 में, बेसिकली सेक्शन 21 के अंदर वो कंडीशंस नहीं होंगी बल्कि उसके ऑपोजिट होंगी। यानी यहाँ पर हम जनरली ये चीजें देखेंगे कि जहां पर मॉनेटरी कंपनसेशन अवेलेबल है, या फिर ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनकी कैटेगरी ऐसी है कि इनके अंदर कोई ना कोई कम्प्लेक्सिटी मौजूद होगी। ठीक है, इसकी वजह से कोर्ट विल नॉट बी एबल टू ग्रांट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ दीज कॉन्ट्रैक्ट। अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं तो हमें ये बात समझ में आ जाएगी। तो सेक्शन 21 है कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल। सबसे पहले ये कहते हैं, a contract for the non-performance of which compensation in money is an adequate relief। तो सबसे सिंपल पॉइंट यही है, हमने पहले देखा सेक्शन 12 में कि जिन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर उनको मॉनेटरी कंपनसेशन पार्टीज के लिए एडिक्वेट रिलीफ नहीं होता, या फिर मॉनेटरी कंपनसेशन को हम असर्टेन नहीं कर सकते, या फिर मॉनेटरी कंपनसेशन हासिल नहीं की जा सकती, ठीक है, उनके अंदर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अवेलेबल था। अब यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनके लिए जो मॉनेटरी वैल्यू होगी उस सब्जेक्ट मैटर की, या फिर कंपनसेशन इन मनी, वो एडिक्वेट रिलीफ होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेल एंड बी कॉन्ट्रैक्ट्स टू बाय 40 chests ऑफ इंडिगो एट ₹1000 पर चेस्ट। ठीक है, अब ए जो है वो बेचना चाहता है, बी खरीदना चाहता है 40 chests ऑफ इंडिगो। अगर इनमें से कोई पार्टी ब्रीच करती है तो ये टोटली जो चेस्ट ऑफ इंडिगो है ये मार्केट में भी अवेलेबल है और ये मूवेबल प्रॉपर्टी भी है, और इसकी आप ये कह लें कि मॉनेटरी कंपनसेशन एडिक्वेट रिलीफ होगा। तो इसी तरीके से कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी या कोई भी प्रॉपर्टी जो कि मार्केट में रेडीली अवेलेबल है, उसके हवाले से अगर कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच होती है तो उसमें मॉनेटरी कंपनसेशन एडिक्वेट रिलीफ समझा जाएगा। तो इस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल नहीं होगा। इसी तरीके से इन कंसिडरेशन ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी हैविंग बीन ट्रांसफर्ड बाय ए टू बी, बी कॉन्ट्रैक्ट्स टू ओपन अ क्रेडिट इन ए's फेवर टू द एक्सटेंट ऑफ ₹10,000। अब क्या हुआ जी कि ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की और उसकी वजह से बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको ₹10,000 तक का क्रेडिट या लोन आपको मैं दे दूंगा, एंड टू ऑनर एज ड्राफ्ट्स टू दैट अमाउंट। और ये कहता है कि भाई आप जो भी मेरे से जिस भी टाइम ये अमाउंट या कुछ पैसे इनमें से या सारे के सारे पैसे मांगेंगे तो उन ड्राफ्ट्स को भी मैं ऑनर करूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। द अबव कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड। अब इसमें कह रहा है कि जो पहले हमने एग्जांपल पढ़ी और ये वाला कॉन्ट्रैक्ट भी ये स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल नहीं है, एज बोथ ए एंड बी वुड बी रीइंबर्स्ड बाय कंपनसेशन इन मनी। क्योंकि अगर इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर कोई ब्रीच होती है तो ऐसी कोई चीज इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है कि जिसके लिए मॉनेटरी कंपनसेशन पे नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ये दोनों केसेस के अंदर मॉनेटरी कंपनसेशन उनको फुली रीइंबर्स कर देगी, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अवेलेबल नहीं होगी। ओके जी, उसके बाद केस है अ कॉन्ट्रैक्ट विच रन्स इनटू सच माइन्यूट और न्यूमरस डिटेल्स or which is so dependent on the personal qualifications or violations of the parties
यानी कि पहली बात आ गई कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी बहुत न्यूमरस और माइन्यूट छोटी छोटी डिटेल्स हैं कि जिनको फुली आप एनफोर्स नहीं कर सकते, या फिर किसी भी पार्टी की पर्सनल क्वालिफिकेशन पर वो डिपेंडेंट है, या फिर पर्सनल वॉयलेशन पर डिपेंडेंट है, और उसके बाद और अदरवाइज फ्रॉम इट्स नेचर इज सच दैट द कोर्ट कैन नॉट एनफोर्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ इट्स मटेरियल टर्म्स। और चौथे नंबर पे वो ये बात करता है कि जहां पर कोर्ट एबल नहीं होगी कि उसके जो मटेरियल टर्म्स हैं उनको स्पेसिफिकली एनफोर्स करवा सके। अब इनकी हम एग्जांपल देखते हैं तो हमें ये बात समझ में आ जाएगी। ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू रेंडर पर्सनल सर्विस टू बी, अगर कोई बंदा किसी की पर्सनल सर्विस जैसे घर का काम या उसको उसकी पर्सन से जात से रिलेटेड कोई ऐसे काम होते हैं, ठीक है, उनके लिए वो रेंडर करता है। ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू एम्प्लॉय बी ऑन पर्सनल सर्विस, ठीक है, मैं किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ कि वो मेरी खिदमत करेगा, ठीक है, जैसे घरों के अंदर काम करने वाले लोग आते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। इसके अलावा ए एन ऑथर कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी अ पब्लिशर टू कंप्लीट अ लिटरेरी वर्क, ठीक हो गया। अब एक ऑथर किसी पब्लिशर से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि भाई मैं आपको ये फला चीज लिख कर दूंगा। अब इन सारों में देखें कि एक तो ये कि ये पर्सनल सर्विसेज हैं, पहली बात। दूसरा ये कि ये जो पहली दो एग्जांपल्स हमने पढ़ी, अब पर्सनल सर्विस एक जनरलाइज्ड यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक नहीं है कि भाई वो सफाई के लिए आएगा, वो आया घर की डस्टिंग करेगा, आया वो बाग का काम करेगा, बाहर के सौदे वगैरह लेकर आएगा, या फिर वो प्योरली पर्सनल सर्विस होगी जैसे किसी का सर दबा देना, टांगे दबा देनी, ठीक है। तो ये इस तरह की चीजें हैं कि जिनके लिए कोर्ट उसकी डिटेल में नहीं जा सकती है, ठीक है। और ये पर्सनल उसकी क्वालिफिकेशन या वॉयलेशन के ऊपर डिपेंड करेंगे कि भाई वो कौन कौन सा इनमें से काम करेगा, कौन सा नहीं करेगा, ठीक है। तो इस वजह से ये फुली कॉम्प्रिहेंसिबल, आप कह रहे कॉम्प्रिहेंडेबल नहीं है, तो इस तरह की सिचुएशन में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अवेलेबल नहीं होगी। इसी तरीके से कहते हैं ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू बाय बीज बिजनेस एट द अमाउंट ऑफ अ वैल्यूएशन टू बी मेड बाय टू वैल्यूअर्स, वन टू बी नेम्ड बाय ए एंड द अदर बाय बी, ठीक है। अब मैं किसी का बिजनेस खरीदना चाहता हूं और उसके अंदर डिस्प्यूट है कि भाई वैल्यू कितनी होगी। मैं कहता हूँ कि एक बंदा मैं लेकर आऊंगा मार्केट से जिसको इस बिजनेस के बारे में समझ है, एक बंदा आप ले आए जिसको समझ है, ताकि वो दोनों उसको वैल्यू कर सके। A and B each name a valuer, but before the valuation is made, A instructs his valuer not to proceed, ठीक है। अब वैल्यूएशन हो गई, सॉरी, अब वो लोग आगे वैल्यूएशन करने के लिए, लेकिन वैल्यूएशन होने से पहले मैंने अपने वैल्यूअर को रोक दिया कि भाई प्रोसीड नहीं करना। अब इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि चूंकि ये भी अगेन एक पर्सनल सर्विस, एक स्पेसिफाइड सर्विस, यानी कि एक वैल्यूअर जो कि तजर्बा रखता है इस काम का, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर देखा लिटरेरी वर्क, ठीक हो गया, तो वो भी एक स्पेशलाइज्ड जॉब थी, यहाँ पर भी स्पेशलाइज्ड जॉब है। तो ऐसी सिचुएशन में जो दूसरी पार्टी है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकेगी। तो बेसिकली ये सारी चीजें इस पॉइंट के अंदर मेंशन्ड है। अभी हम आगे मजीद देखते हैं इसकी एग्जांपल्स। A lets land to band B contracts to cultivate it in a particular manner for 3 years next after date of the lease। अब यहाँ पर क्या है कि A ने B को एक लैंड दे दी कि वो कल्टीवेट करे एक पर्टिकुलर मैनर में 3 साल, ठीक हो गया। नेक्स्ट आफ्टर द डेट ऑफ द लीज, लीज के बाद वो 3 साल तक एक खास मैनर में कल्टीवेट करेगा, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट भी स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल नहीं होगा, वही रीजन जो हमने पहले पढ़ी हैं। A and B contract that in consideration of annual advances to be made by A, B will for 3 years next after the date of the contract grow particular crops on the land in his possession and deliver them to A when cut and ready for delivery। अब यहाँ पर भी उसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट हो गया दो पार्टीज के दरमियान, ठीक हो गया कि भाई ए बी को पैसे देगा साल हर साल एनुअली, और उसकी वजह से बी क्या करेगा कि 3 साल तक उसके लिए एक खास जमीन पर खास किस्म की फसल ग्रो करेगा, और जब वो तैयार हो जाएगी तो उसके बाद फिर वो उसको डिलीवर कर देगा, ठीक है। अब इसके अंदर भी देखें कि माइन्यूट डिटेल्स हैं कि भाई वो फसल कैसे उगाई जाएगी, कौन से उसके अंदर फर्टिलाइजर्स यूज किए जाएंगे, किस तरीके से कौन कौन सी टेक्निक्स अपनाई जाएंगी उस फसल को उगाने के लिए, ठीक है। तो इसकी जो डिटेल्स हैं वो काफी माइन्यूट
बन जाती हैं। तो इस वजह से डिटेल्स माइन्यूट होने की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट भी स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल नहीं होगा। इसी तरीके से A contracts with B that in consideration of ₹1,000 to be paid to him by B, he will paint a picture for B. अब A और B का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि B A को 1,000 रुपया देगा और A क्या करेगा कि वो पिक्चर पेंट करेगा। अगेन ये पर्सनल सर्विस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये भी स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल नहीं होगा। A कॉन्ट्रैक्ट्स टू मैरी B, अब कोई बंदा किसी से शादी का वादा कर लेता है, बाद में वो वादे से मुराद यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिटर्न लिखा जाएगा, ठीक है? लीगली वो बाउंड होगा। अगर वो नहीं करता, ठीक है, जैसे आपने देखे वेस्ट के अंदर वो कल्चर होता है पेपर मैरिज एंड दिस एंड दैट, वो सब चीजें इसमें आ सकती हैं। और इसके अलावा अब ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ये स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल नहीं हैं। अब इनमें रेमेडी क्या होगी? रेमेडी बेसिकली यही होगी कि जहां पर कोई पार्टी डिफॉल्ट कर रही है तो वो फिर कोर्ट से मॉनेटरी कंपनसेशन ले सकती है। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इसके अंदर अवेलेबल नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास है क्लॉज सी, अ कॉन्ट्रैक्ट द टर्म्स ऑफ विच द कोर्ट कैन नॉट फाइंड विद रीजनेबल सर्टेनिटी। अब रीजनेबल सर्टेनिटी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास मौजूद है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी गालबन सेक्शन 29 में इसकी प्रोविजंस हमें मिलती हैं कि जहां पर पार्टीज के दरमियान एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जो सर्टन ना हो कि भाई एक्चुअली ये परफॉर्म कैसे होगा। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। एक एग्जांपल मेरे माइंड में है, वो ये है, लेट्स से कि दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं कि भाई आप हमें ना एक ऑयल, ठीक है, ऑयल की हम ट्रेड करेंगे। अब ऑयल की ट्रेड करेंगे लेकिन वो कौन सा ऑयल होगा ये हमने वहां पर डिस्कस ही नहीं किया, ये हमने बताया ही नहीं। आइदर इट इज अ केरोसिन ऑयल और एडिबल ऑयल या किसी और तरीके का वो है, ठीक है। तो जहां पर आपने जनरली बता दिया और कोर्ट उन टर्म्स को सर्टिफाई नहीं कर सकती, सर्टेनिटी से हम नहीं कह सकते कि बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट क्या था। इसी तरीके से ये एग्जांपल भी यहाँ पर मौजूद है, ए द ऑनर ऑफ अ रिफ्रेशमेंट रूम कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी टू गिव हिम accommodation, therefore the sale of his goods and to furnish him with the necessary appliances। अब ए क्या है? वो ऑनर है रिफ्रेशमेंट रूम का। बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि भाई मैं आपको जो है अकोमोडेशन दूंगा, जगह दूंगा और उसको मैं नेसेसरी अप्लायंसेस जो भी होंगी मैं वहां पर आपको लगा के दूंगा। ए रिफ्यूजेस टू परफॉर्म हिज कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद ए क्या करता है कि वो कहता है नहीं मैं तो नहीं कर सकता ये। The case is one for compensation and not for specific performance, the amount and the nature of the accommodation and appliances being undefined। वही जो मैंने अभी एग्जांपल दी थी, अब यहाँ पर भी अप्लायंसेस की तो बात होगी कि भाई अप्लायंसेस होंगी, लेकिन वो किस तरह की अप्लायंसेस होंगी, कौन कौन सी चीजें मैं लगा के दूंगा, ठीक है। अब वो जो डिटेल्ड चीजें हैं, मटेरियल चीजें हैं, उसका हमें यहाँ पर समझ नहीं आ रही, तो इस वजह से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा। उसके बाद कैटेगरी डी या फिर आप कह लें क्लॉज डी, कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन इट्स नेचर रिवोकेबल। बड़ी सिंपल सी इसकी एग्जांपल हम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। A and B contract to become partners in a certain business, the contract not specifying the duration of the proposed partnership। ए और बी आ गए कि भाई हम पार्टनरशिप शुरू करते हैं खास बिजनेस में, लेकिन कितने अरसे तक हम पार्टनर्स हैं कोई पता नहीं है। This contract cannot be specifically performed, for if it were so performed either A or B might at once dissolve the partnership। अब इसमें वो कह ये रहा है कि बेसिकली मैंने कर लिया कॉन्ट्रैक्ट अपने दोस्त के साथ, ठीक है। अब जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने का टाइम आया तो मैं कहता हूँ कि यार नहीं मैं परफॉर्म नहीं कर सकता। अब वो क्या करेगा? हो सकता है कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग ले। ओके, फर्ज कर लिया कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिल जाती है। अब वहां पर ड्यूरेशन तो हमारा सेट ही नहीं था, ठीक है, कि हम कितने टाइम के लिए काम करेंगे। अब जैसे ही वहां पर उसने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ली, मैं उस पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब यानी कि रेमेडी उसने ले ली, लेकिन चूंकि इसके अंदर टाइम ड्यूरेशन स्पेसिफाइड नहीं था, तो इस वजह से मैं तो उसको एक सेकंड में भी खत्म कर सकता हूँ जब वो स्पेसिफाई नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जहां पर भी कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि अपनी नेचर में रिवोकेबल है, ठीक है, रिवोकेबल का मतलब है कि जिसको पार्टीज अपने रेसिप्रोकल प्रोमिसेस जो उन्होंने करने का कहा था उसको वो रिवोक कर सकती हैं, वो वापस ले सकते हैं अपने वादे वईद को, ठीक है।
तो रिवोकेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसकी कोई भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं है। हाँ, अगर ये होता कि भाई उन्होंने कहा होता कि 1 साल तक हम यहाँ पे काम करेंगे मिलके, और 1 साल से पहले अगर कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट से फिर जाता है तो फिर देखा जाएगा कि कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ली जा सकती है या नहीं। ठीक है, तो फिर वो पॉसिबल है कि वो ले सकें, लेकिन जहां पर वो रिवोकेबल है वहां पर नहीं लिया जा सकेगा। ओके जी। उसके बाद है अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय ट्रस्टीज आइदर इन एक्सेस ऑफ देयर पावर्स और इन ब्रीच ऑफ देयर ट्रस्ट। बहुत ही सिंपल सी बात है कि जहां पर उनके पास पावर नहीं है ट्रस्टीज के पास और वो कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो दूसरी पार्टी है जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकती। इसी तरीके से ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है ट्रस्टी, तो दूसरी पार्टी जो अफेक्टी है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ले सकती, बल्कि इन सूरतों में वो मॉनेटरी कंपनसेशन ले सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ए इज अ ट्रस्टी ऑफ लैंड विद पावर टू लीज इट फॉर 7 years। अब एक ट्रस्टी, एक लैंड का एक ट्रस्टी है, उसको वो लीज कर सकता है लेकिन सिर्फ 7 साल के लिए, ये उसकी एक स्पेसिफाइड पावर है, इससे आगे नहीं जा सकता। He enters into a contract with B to grant a lease of the land for 7 years with a covenant to renew the lease at the expiry of the term। अब 7 साल की हद तक तो वो ठीक है, लेकिन जहां पर उसने एक और कंडीशन ये डाल दी कि 7 साल खत्म होने के बाद वो पार्टीज रीन्यू कर लेंगी, ठीक है, दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड। अब वो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल नहीं रहा, क्योंकि 7 साल की लीज के बाद ये कंडीशन भी आ गई कि भाई हम इसको रीन्यू कर सकते हैं, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक एनफोर्समेंट का नहीं होगा। इसी तरीके से द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी हैव पावर टू सेल द कंसर्न। अब डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी है, उनके पास पावर है कि वो कंसर्न को सेल कर सके विद द सैंक्शन ऑफ अ जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स। अब पहले मैं बता दूं कि ये कंसर्न क्या है। कंसर्न मतलब होता है कि आपके जो बिजनेस चल रहा है, जैसे कि अगर आप एक स्पेसिफाइड बिजनेस चला रहे हैं, आपकी कोई ब्रांड है किसी भी चीज से रिलेटेड और वो ब्रांड अब काफी मशहूर हो चुकी हुई है, ठीक है, अब आप चाहते हैं कि आप किसी कोई और बिजनेस करें, तो आप वो क्या करेंगे कि पूरा सेटअप, एक चीज होती है ना बिजनेस का एरिया, ठीक है, एरिया को हम किसी और एंगल से देखते हैं, उसके लिए हम नॉर्मली पे करते हैं पगड़ी वगैरह, ये पंजाब में जो कॉन्सेप्ट है। एक चीज होती है गुडविल, ठीक है, जैसे एक बहुत चलती हुई ब्रांड है, नाम मैं किसी का भी नहीं लूंगा, ठीक है, तो उसके अंदर आप क्या कोशिश करेंगे कि आप गुडविल खरीद ले, क्योंकि वो नाम इतना चल रहा है, लोगों तक इतना पहुंच चुका है कि आप पैसे देंगे तो वो पैसे रिकवर हो जाएंगे। तो कंसर्न मींस के जो पूरा का पूरा आपका सेटअप है एक बिजनेस चलाने का, आपके जो भी अप्लायंसेस हैं, आपके जो भी टूल्स हैं, आपके जो भी वहां पर मैनेजमेंट है, जो भी आप करते हैं उस बिजनेस को चलाने के लिए, वो सारे का सारा बिजनेस आप हू बहू उठाकर किसी और के हवाले कर देते हैं और आप उससे पैसे ले लेते हैं, ठीक है, तो यानी कि जगह के नहीं बल्कि पूरे बिजनेस को आप सेल आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात ये हो रही है कि एक कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, उनके पास जो है वो पावर है कि वो कंसर्न सेल करें विद द सैंक्शन ऑफ अ जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, लेकिन शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग करने के बाद दे कॉन्ट्रैक्ट टू सेल इट विदाउट एनी सच सैंक्शन। अब क्या हुआ कि उन्होंने मीटिंग की नहीं शेयर होल्डर से और वैसे ही जाकर वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम ये कंसर्न सेल कर देते हैं। दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड। ये कॉन्ट्रैक्ट भी स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं हो सकता, क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जहां पर भी ट्रस्टी हो एक्सेस ऑफ देयर पावर और इन ब्रीच ऑफ देयर ट्रस्ट, ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अवेलेबल नहीं होगी, और यहाँ पर जो डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी है उसको भी हम यहाँ पर इसी डेफिनेशन के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद टू ट्रस्टीज ए एंड बी empowered to sell trust property worth a lakh of rupees contract to sell it to C for rupees 30,000. The contract is so disadvantageous as to be a breach of trust. C cannot enforce its specific performance. सिंपल सी एग्जांपल है, ए और बी वो ट्रस्ट प्रॉपर्टी सेल करने की पावर रखते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी की कीमत है 1 लाख, सेल कर रहे हैं 30,000 में। अब ये एडवांटेजियस है, ठीक है, एज टू बी अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, सी कैन नॉट एनफोर्स इट्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब वो
जिसको बेच रहे होंगे सी को, तो सी इसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कर सकता क्योंकि उनकी आप कह लें कि उनकी ड्यूटीज के खिलाफ है, क्योंकि ड्यूटी ट्रस्टी की होती है कि हमेशा बेनिफिशियरी के बेनिफिट के लिए काम करना। इसी तरीके से द प्रोमोटर्स ऑफ अ कंपनी फॉर वर्किंग माइंस कॉन्ट्रैक्ट दैट द कंपनी व्हेन फॉर्म्ड शेल परचेज सर्टेन मिनरल प्रॉपर्टी। अब कंपनी की स्टेजेस होती है ना, सबसे पहले प्रमोशन ऑफ द कंपनी होती है उसकी बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन से पहले। तो प्रोमोटर्स क्या हैं जी? वर्किंग माइंड्स कंपनी वो भी प्रोमोट कर रहे हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि भाई जब कंपनी बन जाएगी तो हम खास मिनरल प्रॉपर्टी खरीदेंगे। दे टेक नो प्रॉपर प्रिकॉशंस टू असर्टेन द वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी। अब कितने की प्रॉपर्टी होगी उन्होंने उसका कोई अंदाजा नहीं लगाया। एंड इन फैक्ट एग्री टू पे एन एक्स्ट्रा विजन प्राइस देयर फॉर, और उसके लिए वो कुछ एक्स्ट्रा पे करने के लिए भी तैयार हैं। दे ऑल्सो स्टिपुलेट दैट द वेंडर्स शेल गिव देम अ बोनस आउट ऑफ द परचेज मनी, और वो कहते हैं जी कि आप हमें परचेज मनी के अंदर डिस्काउंट भी देंगे। दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड। अब एक बात तो ये कि ये भी उसी की तरीके से डिसएडवांटेजियस होगा कंपनी के लिए, उसके एसेट्स के लिए, ठीक है। प्रोमोटर्स ऑफ अ कंपनी नॉर्मली दे बिकम डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स एज वेल, लेकिन यहाँ पर अगेन अभी उनके पास वो स्टेटस नहीं आया, ठीक है। प्रोमोटर्स तो वो हैं लेकिन फिर भी उन्होंने प्रिकॉशन नहीं की कि प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, और वो ज्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार हैं और वो फिर बोनस भी लेंगे उस परचेज मनी से। ठीक हो गया। अब बेसिकली जो कंपनी है दैट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, वो आर्टिफिशियल या अननेचुरल पर्सन होता है, उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, ठीक है। इन लोगों की प्रोमोटर्स की अपनी प्रॉपर्टी है, ये और कैपेसिटी में भी काम करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि वो अपने बेनिफिट के लिए कंपनी का नुकसान करें। तो ये सारी सिचुएशन इसके अंदर क्रिएट हो सकती है। उसके बाद क्लॉज एफ है, अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ अ कॉरपोरेशन और पब्लिक कंपनी क्रिएटेड फॉर स्पेशल पर्पसेस। कॉरपोरेशन या पब्लिक कंपनी जो कि स्पेशल पर्पस के लिए बनाई गई है, और बाय द प्रोमोटर्स ऑफ सच कंपनी विच इज इन एक्सेस ऑफ इट्स पावर्स, या अगेन प्रोमोटर्स कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो कि उनकी पावर्स से ज्यादा है, वो भी स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल नहीं होगा। जैसे अ कंपनी एग्जिस्टिंग फॉर द सोल पर्पस ऑफ मेकिंग एंड वर्किंग अ रेलवे कॉन्ट्रैक्ट। ठीक हो गया। अब एक कंपनी जो है वो बनाई गई, उसका सिर्फ मकसद क्या था कि वो परचेज और सेल करेगी रेलवे कॉन्ट्रैक्ट्स रेलवे के लिए या रेलवे के हिसाब से, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। सोल पर्पस यही है। फॉर द परचेज ऑफ अ पीस ऑफ लैंड फॉर द पर्पस ऑफ इरेक्टिंग अ कॉटन मिल देयर ऑन। अब वो कंपनी क्या करती है कि वो एक लैंड खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करती है कि उसके ऊपर कॉटन मिल बनाएंगे, ठीक है, जबकि वो थी सिर्फ रेलवे के लिए। दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड। अब ये कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल नहीं होगा, ठीक है, ड्यू टू द रीजन कि वो अगेन वो अपनी पावर से बढ़कर यहाँ पर काम कर रहे हैं। उसके बाद है अ कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच इन्वॉल्व्स द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंटिन्यूअस ड्यूटी एक्सटेंडिंग ओवर अ लॉन्गर पीरियड देन 3 years फ्रॉम इट्स डेट। अब कॉन्ट्रैक्ट हमने कर लिया और उसके अंदर जो परफॉर्मेंस है वो एक कंटिन्यूअस ड्यूटी है, ठीक है, और 3 साल से ज्यादा अगर कोई कंटिन्यूअस ड्यूटी के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाए स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल नहीं होगा। अगर ये होता कि भाई वो कंटिन्यूस ड्यूटी तो है लेकिन 3 साल के लिए नहीं बल्कि 3 साल से कम के लिए, तो फिर स्पेसिफिक एनफोर्सेबिलिटी इसकी हमें अवेलेबल होती। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू लेट फॉर 21 years टू बी द राइट टू यूज सच पार्ट ऑफ अ सर्टेन रेलवे मेड बाय ए as was upon B's land, and that B should have a right of running carriages over the whole line on certain terms. अब यानी क्या हो गया कि A कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, कि 21 साल के लिए वो B को अपनी जमीन का कुछ हिस्सा दे देता है, ठीक है। द राइट टू यूज सच पार्ट ऑफ अ सर्टेन रेलवे मेड बाय ए, और वो रेलवे किसने बनाई थी? ए ने बनाई थी। एज वाज अपॉन बीज लैंड एंड दैट बी शुड हैव अ राइट ऑफ रनिंग कैरेजेस। लैंड जो है वो बी की थी और बी फिर इन रिटर्न ये कहता है कि 21 साल तक मेरे कैरेजेस उसके ऊपर चलते रहेंगे। एंड माइट रिक्वायर ए टू सप्लाई द नेसेसरी इंजन पावर,
और वो कहता है कि जी मेरा भी यहाँ से सामान आना है, तो जो इंजन है ना उस रेलवे का वो आप लगा के देंगे। एंड दैट ए शुड ड्यूरिंग द टर्म कीप द होल रेलवे इन गुड रिपेयर। और उन 21 साल के दौरान वो ये भी कहता है जी कि रेलवे को आपने अच्छी सूरत हाल में रखना, कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रिफ्यूज टू बी। अब अगर ए जो है वो मुकर जाता है, वो रेलवे ट्रैक अपना यूज नहीं करने देता, या वो इंजन नहीं प्रोवाइड करता, या वो उन ट्रैक्स को अच्छी हालत में नहीं रखता, तो उसके लिए जो बी है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकता है इसे। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है तो वो सिर्फ मॉनेटरी कंपनसेशन उससे ले सकता है। ओके जी, लास्ट हमारे पास इसकी क्लॉज आ गई, क्लॉज एच। इसमें कहता है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ विच अ मटेरियल पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर सपोज्ड बाय बोथ पार्टीज टू एग्जिस्ट हैज बिफोर इट हैज बीन मेड सीज्ड टू एग्जिस्ट। यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, उन्होंने अपना माइंड बनाया कॉन्ट्रैक्ट करने का, तो उस टाइम वो सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्ट कर रहा था। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो उससे पहले पहले वो जो सब्जेक्ट मैटर था कॉन्ट्रैक्ट का वो cease to exist हो गया। For example, A contracts to pay an annuity to B for the lives of C and D। A क्या करता है जी कि B से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि मैं तुम्हें साल के साल पैसे दूंगा, एनविटी दूंगा, C और D जब तक जिंदा है। It turns out that at the date of the contract, C, though supposed by A and B to be alive, was dead। अब बाद में पता चला कि जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, उन्होंने ये समझा कि सी जिंदा है, जबकि एक्चुअली सी जिंदा नहीं था बल्कि वो मर चुका था। द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली परफॉर्म्ड, क्योंकि उसके अंदर दोनों की बात हो रही है, सी और डी की। तो अगर एक भी बंदा मौजूद नहीं होगा तो फिर वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अवेलेबल नहीं है। एक तो इसमें ये केस आ गया जो हमने पढ़ लिया। एक और इसके अंदर केस है, and save as provided by the Arbitration Act 1940, no contract to refer present or future differences to arbitration shall be specifically enforced. But if any person who has made such a contract other than an arbitration agreement to which the provisions of the said act apply and has refused to perform, it sues in respect of any subject which he has contracted to refer, the existence of such contract shall bar the suit। एक्चुअली इसमें वो ये कहना चाह रहा है कि आर्बिट्रेशन का मैं पहले थोड़ा सा आपको बता दूं। आर्बिट्रेशन इज बेसिकली अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। प्रीवियस लेक्चर मेरा आर्बिट्रेशन पर मौजूद है। अब ये होता है कि जहां पर दो पार्टीज हैं, या दो कंपनीज हैं, या दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दो एंटिटीज हैं, वो आपस में कोई बिजनेस या कोई भी काम कर रही हैं। अब वो एग्रीमेंट के अंदर लिख देती हैं कि भाई जहां पर भी कोई डिस्प्यूट होगा तो हम उसको कोर्ट में नहीं लेके जाएंगे बल्कि आर्बिट्रेशन में लेके जाएंगे। आर्बिट्रेशन में ये होता है कि दोनों पार्टीज मिलकर एक बंदे को अपॉइंट कर देती हैं जो कि स्पेशलाइज्ड होता है। प्रैक्टिकली देखें तो वकील या जजेस में से ये लोग होते हैं, ठीक है। या फिर आप क्या करेंगे कि दोनों पार्टीज, एक पार्टी एक आर्बिट्रेटर, दूसरी पार्टी दूसरा आर्बिट्रेटर, और उसके बाद फिर वो एक अंपायर अपॉइंट कर देते हैं। बहरहाल जो भी कंडीशन हो, ये आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट होती है। यहां पर वो ये कहता है कि जहां पर दो पार्टीज ने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट किया, ए और बी ने, कि भाई जब भी हमारा कोई डिस्प्यूट होगा हम आर्बिट्रेशन करेंगे, तो इसमें अगर एक पार्टी ब्रीच करती है तो वो फिर स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल नहीं है, ठीक है। इसके अंदर होता ये है, आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 की प्रोविजंस मौजूद हैं कि अगर इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट मौजूद था पार्टीज के दरमियान और फिर भी एक पार्टी ने क्या किया, इस कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच करते हुए वो कोर्ट में चली गई, ठीक है, तो कोर्ट के अंदर जाकर वहां पर एक हम एप्लीकेशन दे देते हैं सेक्शन 34 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 की, और उस एप्लीकेशन के मुताबिक फिर जो प्रोसीडिंग है वो कोर्ट के अंदर स्टे हो जाएंगी और वो प्रोसीडिंग्स वापस चली जाएंगी आर्बिट्रेटर के पास, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर वो सिर्फ ये हमें कहना चाहता है कि जहां पर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट हुआ हो पार्टीज के दरमियान, तो उसके लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस प्रॉपर रेमेडी नहीं है, बल्कि हम क्या करेंगे, जाकर वही एप्लीकेशन कोर्ट में सबमिट करेंगे और वो हमारे पास प्रॉपर रेमेडी होगी और कोर्ट फिर दोबारा रेफर कर देगी वो मैटर आर्बिट्रेशन को, ठीक है। तो ये बेसिकली सारी हमारे पास प्रोविजंस थी सेक्शन 21 की, कि जहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल नहीं है। तो मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज नासिर।